कहानी की शुरुआत में हम जैक से मिलते हैं, जो प्रोफेशन से एक ट्रेजर हंटर है। मतलब उसका काम है खोई हुई चीजें ढूंढना। इस काम में वो इतना उस्ताद है कि सैकड़ों फीट पानी के नीचे छुपा खजाना भी चुटकी में ढूंढ लेता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो किसी रूल्स को नहीं मानता, किसी के अंडर काम करना उसके स्वभाव में नहीं है। लेकिन जैक की लाइफ में एक ही कमजोरी है, वो है एक बोट या नाव। एक बोट पर सवार होकर पूरी दुनिया घूमना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना है। पर सवाल ये है कि क्या वो कभी अपना ये सपना पूरा कर पाएगा? ये जानने के लिए हमें 6 साल आगे जाना होगा, जहां हम देखते हैं कि जैक अब इंग्लैंड में है। इतने सालों में दुनिया के हालात और भी खराब हो चुके हैं, लेकिन जैक को देखकर लगता है कि वो काफी मजे में है, क्योंकि इस तबाह हो चुकी दुनिया में जहां हर कोई सब कुछ खोकर रो रहा है, वहां जैक के लिए सिचुएशन थोड़ी अलग है। असल में आजकल हर पुराना और वीरान घर किसी खजाने से कम नहीं है। बड़े बड़े अमीर लोग अपनी प्रॉपर्टी छोड़कर भाग चुके हैं, यहाँ तक कि फेमस म्यूजियम्स के दरवाजों पर भी ताला नहीं है। और जैसा कि आप जानते हैं, खजाना ढूंढना ही जैक का असली काम है। इसलिए जब पूरी दुनिया गम में डूबी है, तब जैक अपनी लाइफ का बेस्ट टाइम एंजॉय कर रहा है। इसी बीच जैक एक घर के पेंट हाउस में घुसता है और वहां उसे एक बड़ी सी बुक शेल्फ दिखती है। उस शेल्फ को गौर से देखते ही जैक समझ जाता है कि इसके पीछे कोई सीक्रेट दरवाजा है, क्योंकि शेल्फ के नीचे कारपेट पर पहियों के निशान थे। ऐसी बारीक डिटेल्स जैक कभी मिस नहीं करता, और यही खूबी उसे बाकी ट्रेजर हंटर से अलग बनाती है। उसे ये भी समझ आ जाता है कि ये दरवाजा आसानी से नहीं खुलेगा, इसलिए बिना ज्यादा झमेला किए वो दरवाजे को बम से उड़ा देता है। ब्लास्ट के बाद जब दरवाजा टूटता है, तो जैक के सामने हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम वाला एक सीक्रेट लॉकर होता है। उस तिजोरी को देखकर जैक की आंखें चमक उठती हैं, पर अगले ही पल उसे एहसास होता है कि इसे खोलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए पासवर्ड चाहिए होगा। लेकिन इसके लिए भी उसके पास एक खास दिमाग है। उस तिजोरी के बटन्स पर लगे फिंगरप्रिंट्स को देखकर वो एक के बाद एक कैलकुलेशन करने लगता है, यानी किन किन कीज पर सबसे ज्यादा दबाव पड़ा है, इसका हिसाब लगाकर वो पॉसिबल पासवर्ड्स की एक लिस्ट तैयार कर लेता है। इस तरह कुछ ही देर में वो एक पासवर्ड मैच कर लेता है और बड़ी आसानी से लॉकर खोल देता है। लेकिन लॉकर खोलते ही वो काफी निराश होता है, क्योंकि वहां कीमती चीज के नाम पर कुछ खास नहीं था, बस कुछ पुराने कैसेट प्लेयर्स थे। मगर उन कैसेट प्लेयर्स में से एक पर जैक की नजर टिक जाती है, क्योंकि उस पर पासवर्ड लिखा था। कौतूहल में जैसे ही वो उस कैसेट को प्ले करता है, उसकी आवाज से पल भर में लॉकर का एक और गुप्त वॉल्ट खुल जाता है, और इस बार उस वॉल्ट में उसे एक एंटीक बेला मिलता है, जिसकी कीमत करोड़ों डॉलर है। जैक उसे लेकर निकलने ही वाला होता है कि तभी वहां पुलिस की यूनिफॉर्म पहने कुछ गुंडे आ धमकते हैं। जैक उन्हें देखते ही समझ जाता है कि ये असली पुलिस नहीं, बल्कि भेस बदलकर आए मामूली लुटेरे हैं। इसलिए वो बिना कोई बात किए एक एक करके उन गुंडों को ठिकाने लगा देता है। जैक जिस स्टाइल से उन्हें धूल चटाता है, उसे देखकर साफ पता चलता है कि वो फाइटिंग में कितना एक्सपर्ट है। सबको जमीन सुंघाने के बाद वो बेला लेकर वहां से निकल जाता है। वहां से निकलकर जैक एक महल जैसे ठिकाने पर पहुंचता है, जो अब किसी पुरानी फैक्ट्री जैसा लग रहा था। इस जगह का मालिक राजा ऑगस्ट है। जैक वहां पहुंचकर ऑगस्ट के एक असिस्टेंट को वो बेला सौंप देता है। इसे देखकर हमें समझ आता है कि जैक अपने ढूंढे हुए सारे खजाने ऑगस्ट को ही बेचता है। बेला देकर जैक वहां से जा ही रहा होता है कि राजा ऑगस्ट उसे एक और काम देना चाहता है, लेकिन जैक इस काम के लिए साफ मना कर देता है, क्योंकि उसे जिस मिशन पर भेजा जा रहा था उसके लिए उसे दूसरे देश जाना पड़ता, और आज के हालात में दूसरे देश जाने का मतलब था मौत को खुद दावत देना। जैक की बात सुनकर राजा ऑगस्ट सोच में पड़ जाता है, लेकिन इस बार उसे मनाने के लिए राजा एक ऐसा ऑफर देता है जो जैक ने सपने में भी नहीं सोचा था। खैर, इसके बाद जैक अपने घर वापस आ जाता है। घर में घुसने से पहले वो घर के चारों तरफ कुछ बारीक जाल बिछाता है, ताकि अगर कोई दुश्मन हमला करने आए तो वो उसमें फंस जाए। ये सब करने के बाद वो अपने कुत्ते के साथ थोड़ा वक्त बिताता है। इस बिना बिजली वाली दुनिया में ये कुत्ता ही जैक का इकलौता साथी है, जिसके बिना वो एकदम अकेला है। उस रात जब वो सोता है तो उसे एक सपना आता है। जैक देखता है कि एक खूबसूरत आइलैंड के किनारे वो अपनी नाव लेकर घूम रहा है। सपना इतना असली था कि लगा जैसे यही उसकी हकीकत हो। तभी अचानक बाहर से आई एक आवाज से उसकी नींद खुल जाती है। जैक फौरन बाहर जाकर देखता है कि उसके बिछाए जाल में एक सोल्जर फंसा हुआ है। हालांकि वो शख्स बताता है कि वो जैक का दुश्मन नहीं है, बल्कि उसे राजा ऑगस्ट ने एक स्पेशल ऑफर देकर भेजा है। ऑफर ये था कि अगर जैक ये मिशन पूरा कर लेता है तो उसे इनाम में एक मॉडर्न बोट दी जाएगी। अब ये ऑफर सुनकर जैक काफी इंटरेस्टेड हो जाता है, क्योंकि यही तो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना है। इसलिए वो उस ऑफर की
डिटेल जानने के लिए राजा के पास पहुंच जाता है। ऑगस्ट उस वक्त एक पुरानी फैक्ट्री के अंदर अपनी टीम के साथ उसका इंतजार कर रहा था। ऑगस्ट तब जैक से कहता है, मेरे लिए यह काम बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे पहले मैंने कई लोगों को इस मिशन पर भेजा था, लेकिन कोई भी इसे पूरा नहीं कर पाया। पर मुझे लगता है कि सिर्फ तुम ही इस नामुमकिन काम को मुमकिन कर सकते हो, और काम खत्म होने पर तुम्हें क्या मिलेगा ये तो तुम जानते ही हो। ये सब सुनकर जैक पूछता है कि आखिर उसे करना क्या है। जवाब में ऑगस्ट बताता है कि उसे मशहूर मोनालिसा की पेंटिंग ढूंढ कर लानी है, जो एक ऐसी जगह पर है जहां से आज तक कोई उसे निकाल नहीं पाया। राजा को पूरा भरोसा है कि जैक ये कर दिखाएगा। जैक खुद को तैयार करता है और इस मुश्किल मिशन के लिए निकल पड़ता है। हालांकि ये सफर कितना खतरनाक होने वाला है इसका अंदाजा जैक को भी नहीं था। जाते वक्त वो अपने कुत्ते को ऑगस्ट के उसी असिस्टेंट के पास छोड़ देता है। इस मोमेंट पर जैक काफी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि शायद वो अपने सबसे अच्छे दोस्त से दोबारा कभी न मिल पाए। इसके बाद जैक का मिशन शुरू होता है। सबसे पहले वो एयरपोर्ट पहुंचता है, लेकिन वहां जाकर उसका मूड खराब हो जाता है। उसे एक ऐसा प्लेन दिया गया था जिसमें सैकड़ों गोलियों के छेद थे, पर दुनिया के इन हालातों और फ्यूल की कमी के बीच ऐसा प्लेन मिल जाना ही बहुत बड़ी बात थी। खैर, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए जैक प्लेन में बैठ जाता है। तभी वो नोटिस करता है कि प्लेन का पायलट काफी कम उम्र का एक लड़का है। ये देखकर जैक थोड़ा घबरा जाता है और कुछ ही देर में समझ आ जाता है कि उसका डर जायज था। अचानक प्लेन बुरी तरह हिलने लगता है। पायलट कहता है कि सब ठीक है, पर सिचुएशन हाथ से निकल रही थी और प्लेन किसी भी वक्त क्रैश हो सकता था। आखिर में पायलट कहता है कि उन्हें पैराशूट लेकर कूदना होगा। यह सुनकर जैक की धड़कनें तेज हो जाती हैं, क्योंकि उसने लाइफ में कभी पैराशूट जंप नहीं किया था। अपनी जान की फिक्र करते करते जैक की आंख लग जाती है और उसे फिर से वही नाव वाला सपना आता है। पर इस बार सपने में उसके साथ एक लड़की भी है, जिसका चेहरा तो नहीं दिख रहा, लेकिन उसकी हंसी की आवाज बहुत जानी पहचानी लग रही है। तभी प्लेन के एक जोरदार झटके से जैक की नींद खुलती है। पायलट उसे बुरी खबर देता है कि नीचे से उन पर हमला किया जा रहा है और बचने के लिए उसे अभी कूदना होगा। कोई और रास्ता न देख जैक पैराशूट लेकर छलांग लगा देता है। एक्सपीरियंस न होने की वजह से लैंडिंग के वक्त उसे थोड़ी चोट लगती है, पर वो दर्द उसके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस मिशन की कामयाबी का मतलब है उसकी सपनों की नाव, और यही ख्याल उसे फिर से खड़े होने की ताकत देता है। अब जमीन पर उतरने के बाद जैक आगे बढ़ना शुरू करता है। वहां उसे चारों तरफ आग जलती हुई और सड़कों पर भयानक जंग के निशान दिखते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे पता चलता है कि यहाँ के सैनिक स्थानीय राजा के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि सड़क किनारे पेड़ों पर सैनिकों की लाशें लटकी हुई थीं। ये सब देखकर वो समझ जाता है कि ये शहर कितने क्रूर राजा के कब्जे में है। तभी अचानक एक टैंक उसके सामने इस तरह आकर रुकता है कि बस बाल बाल जान बचती है। यकीन मानिए, इस सिचुएशन में कोई और होता तो वहीं ढेर हो जाता, लेकिन तभी एक मिसाइल उस टैंक को उड़ा देती है। कुछ सैनिक आकर टैंक के अंदर मौजूद लोगों को ग्रेनेड से खत्म कर देते हैं। जैक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी उन सैनिकों ने बताया कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसके दुश्मन नहीं है। असल में इस शहर का असली दुश्मन वॉरलॉर्ड वल्कोव है। बिना बिजली वाली इस दुनिया में जब सरकारें गिर गईं, तब ऐसे ही ताकतवर लोग राज करने लगे। वल्कोव अपने दुश्मनों को पहले शतरंज खेलने पर मजबूर करता है और फिर उन्हें बेरहमी से मार देता है। पूरा शहर उसकी कड़ी निगरानी में है, और यहाँ टिके रहने का मतलब है हर पल मौत से आंख मिचौली खेलना। इधर वल्कोव को खबर मिलती है कि उसके शहर में प्लेन से कोई अनजान आदमी कूदा है। वो तुरंत अपनी टीम को उसे पकड़ने का ऑन ऑर्डर देता है। जैक दिमाग लगाता है और शहर के दूसरे छोर पर चला जाता है। वहाँ वो देखता है कि लोग बहुत ज्यादा गरीबी में जी रहे हैं और वल्कोव उन्हें ठीक से खाना तक नहीं देता। जैक को समझ आता है कि यहाँ बचने के लिए उसे अपना तरीका बदलना होगा, इसलिए वो अपने अच्छे कपड़े उतारकर वहाँ के लोगों जैसे गंदे कपड़े पहन लेता है, ताकि वल्कोव के सैनिक उसे एक आम ग्रामीण समझें। कुछ ही देर बाद सैनिक गांव वालों को इकट्ठा करते हैं और धमकी देते हैं कि आज के बाद वल्कोव के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुना जाएगा। अपनी दहशत फैलाने के लिए वो सबके सामने 2 लोगों की बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर देते हैं। जैक वहां से निकलने की कोशिश करता है, तभी 2 सैनिक उसे रोक लेते हैं और उन्हें शक हो जाता है कि ये बाहर का आदमी है, लेकिन वो कुछ कर पाते उससे पहले ही जैक अपना हुनर दिखाने लगता है। उसकी फाइटिंग देखकर आप समझ ही सकते हैं कि वो ऐसी स्थितियों में कितना माहिर है। जब वो वहां से निकलने वाला होता है, तभी एक सैनिक उस पर बंदूक तान देता है। ऐसा लगता है कि जैक की कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन तभी ड्रिया नाम की एक लड़की आकर उन सबको खत्म कर देती है। जैक हैरान होकर पूछता है कि तुम कौन हो और मेरी मदद क्यों कर रही हो। ड्रिया बताती है कि वो यहाँ की एक रिबेल है और राजा ऑगस्ट के लिए काम करती है। वो कहती है कि आगे का रास्ता वही दिखाएगी। इस पर जैक कहता है कि तो तुम अब तक कहाँ थी? मैं कब से इस नर्क जैसी जगह में भटक रहा हूँ। ड्रिया जवाब देती है कि तुम्हारे लैंड करने
जाने के वक्त से ही मैं तुम पर नजर रख रही थी। मैं बस ये चेक कर रही थी कि ऑगस्ट ने तुम्हारे बारे में जो कहा था वो सच है या नहीं। अगर तुम कोई फिसड्डी होते तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करती, लेकिन तुमने खुद को साबित कर दिया है। अब जैक और ड्रिया शहर के बीच से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी एक आर्मी कमांडर की नजर उन पर पड़ जाती है। खतरा भांपते ही जैक और ड्रिया तेजी से एक चर्च में घुस जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात फादर सैमसन से होती है, जो असल में ऑगस्ट का ही आदमी था। वहाँ उन्हें पता चलता है कि फादर के पास एक सीक्रेट मैप है जो उन्हें सीधे पेंटिंग तक पहुंचा सकता है। यह सुनकर जैक की आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि यह मैप मिलने का मतलब था कि उसका मिशन आधा पूरा हो गया। इसके बाद फादर सैमसन उन्हें पास की एक पुरानी फैक्ट्री में ले जाते हैं। वहाँ हमें फादर का अपने हाथों से बनाया हुआ एक मिनी ट्रक दिखता है। वो उनसे कहते हैं कि यह ट्रक इस मिशन में तुम्हारे बहुत काम आएगा। फिर वो सीक्रेट मैप निकालकर उन्हें आगे के प्लान के बारे में विस्तार से समझाते हैं। हालांकि मैप पर लिखे कुछ अजीब कोड्स का मतलब निकालने की जिम्मेदारी जैक और ड्रिया पर होती है। इधर फैक्ट्री में खुद को सुरक्षित पाकर ड्रिया जैक के जख्मों की मरहम पट्टी करने लगती है, लेकिन तभी बाहर कई लोगों के कदमों की आहट सुनाई देती है। उन्हें समझ आ जाता है कि वो कमांडर शक करते करते यहाँ तक पहुँच गया है। फादर उन दोनों को अंदर छिपाकर खुद बाहर जाते हैं। वो कमांडर से कहते हैं कि यहाँ कोई नहीं है, लेकिन कमांडर उनकी बात न मानकर तलाशी लेने का हुक्म देता है। तभी सैमसन अपनी जेब से बंदूक निकालकर कमांडर के हाथ पर गोली मार देते हैं। जवाब में कमांडर के लोग उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगते हैं। एक पादरी को इस तरह बंदूक लेकर लड़ते देख जैक भी एक पल के लिए दंग रह जाता है। इसी बीच कुछ सैनिक जैक और ड्रिया को देख लेते हैं, पर ड्रिया पल भर में उन्हें मजा चखा देती है। बाहर अभी भी गोलीबारी चल रही थी, इसलिए सैनिकों को अंदर हो रही लड़ाई की आवाज सुनाई नहीं दी। इस मौके का फायदा उठाकर जैक और ड्रिया फैक्ट्री से निकलते हैं और फादर के बनाए उस मिनी ट्रक में बैठ जाते हैं। अब कमांडर और उसकी पूरी टीम उन्हें देख लेती है। जैसे ही जैक गाड़ी स्टार्ट करता है, सैनिक गोलियों की बारिश कर देते हैं, पर वो ट्रक बुलेट प्रूफ था, इसलिए उन्हें एक खरोंच तक नहीं आती। जैक ट्रक लेकर रोड ब्लॉक तोड़ते हुए निकल जाता है, लेकिन सैनिक अभी भी उनका पीछा कर रहे थे। एक मोमेंट पर जैक ट्रक से उतरकर एक घर में घुस जाता है, पर जब हर तरफ से हमला होने लगता है तो ड्रिया कहती है कि अगर हम अभी टनल में नहीं घुसे तो बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। जैक ट्रक लेकर टनल के अंदर घुस जाता है, लेकिन वहाँ भी दुश्मन पहले से मौजूद थे। टनल से बाहर निकलते ही सामने एक और टैंक खड़ा था। ड्रिया अचानक एक ग्रेनेड फेंककर कुछ बाइकर्स को ढेर कर देती है, लेकिन तब तक सैनिक उन्हें पूरी तरह घेर चुके थे। मगर यहाँ जैक और ड्रिया जिस स्टाइल में लड़ते हैं उसे देखकर साफ हो जाता है कि ये दोनों साथ मिलकर अपराजेय हैं। जबरदस्त एक्शन और लड़ाई के बाद वे वहाँ से सही सलामत निकलने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद दोनों थककर एक सुरक्षित जगह पर आराम करते हैं। तभी जैक पूछता है कि आखिर सिर्फ एक पेंटिंग के लिए इतने सारे सैनिक उनका पीछा क्यों कर रहे हैं। ये सुनकर ड्रिया हंसती है और बताती है कि यह सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है। इस पेंटिंग के साथ कुछ ऐसे हथियारों का राज जुड़ा है जो जिसे भी पहले मिलेंगे वो पूरी दुनिया पर राज कर सकेगा। यही वजह है कि वल्कोव के लोग किसी भी कीमत पर उसे हासिल करना चाहते हैं। ये सब सुनकर जैक हैरान रह जाता है। तभी ड्रिया कहती है, एक और बात, मुझे पता है कि तुम हर रात सपने में एक नाव देखते हो। ये सुनकर जैक को गहरा धक्का लगता है, क्योंकि यह बात उसने आज तक किसी को नहीं बताई थी। ड्रिया मुस्कुराते हुए उसे कागज की बनी एक छोटी नाव गिफ्ट करती है। उसकी हंसी सुनकर जैक को एक पल के लिए लगता है कि शायद यही वो आवाज थी जो उसने अपने सपने में सुनी थी। लेकिन इसके तुरंत बाद असली जंग शुरू होती है। वल्कोव अपनी पूरी टीम के साथ ट्रेन में सवार होकर उस तिजोरी की तरफ निकलता है। वो अपने कमांडर को खुद गोली मार देता है, क्योंकि वो जैक और ड्रिया को पकड़ने में नाकाम रहा था। इससे पता चलता है कि वल्कोव कितना बेरहम है। दूसरी तरफ जैक और ड्रिया मैप के हिसाब से एक पुरानी बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं। यह जगह बहुत खतरनाक है, क्योंकि यहाँ रेड्स नाम के नरभक्षी रहते हैं। आप इन्हें साक्षात जोम्बी भी कह सकते हैं। असल में ये कभी आम इंसान थे, लेकिन लंबे समय तक जेल में रहने और रेडिएशन के असर से अब ये खूंखार जीव बन चुके हैं। जैक और ड्रिया बिना देर किए मैप के अनुसार एक कमरे में पहुंचते हैं। वहाँ जैक देखता है कि दीवारों पर खून के धब्बे हैं, जिसका मतलब है कि यहाँ कोई बड़ी लड़ाई हुई है। थोड़ी खोजबीन के बाद उन्हें एक बड़ी तिजोरी मिलती है, लेकिन उसे पहले ही कोई खोल चुका था। जैक नोटिस करता है कि तिजोरी अंदर से पूरी खाली है और वहाँ से अब भी बारूद की महक आ रही थी। जैक समझ जाता है कि इसे हाल ही में धमाका करके खोला गया है। तभी वो आदमखोर रेड्स उन्हें ढूंढ लेते हैं और उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। जैक और ड्रिया बिना वक्त गंवाए बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर भागते हैं। वहाँ फर्श पर गोलियों के ढेरों खोखे पड़े थे, यानी जो लोग इस तिजोरी की हिफाजत कर रहे थे उन्होंने आखिरी दम तक लड़ाई लड़ी थी। तभी उन्हें मेन ऑफिस में एक पुराना कैबिनेट मिलता है जो दीवार से सटा हुआ था। उसके पीछे जैक को एक नकली दीवार मिलती है, जहाँ उसे एक नोटबुक मिलती है। नोटबुक फ्रेंच भाषा में थी, जिसे ड्रिया इंग्लिश में ट्रांसलेट करती है। इस नोटबुक में तिजोरी से जुड़ी कई गुप्त जानकारियां और सही लोकेशन के कोड
कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे। हालांकि जैक को शक होता है कि जो लोग तिजोरी बचाने के लिए जान दे सकते हैं वो इसका पता लिखकर क्यों छोड़ेंगे। उसे यह एक जाल लगता है, फिर भी वो उन कोड्स को डिकोड करना शुरू करता है। तभी रेड्स बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं। ड्रिया वहां से निकलना चाहती है पर जैक जिद करता है कि वो लोकेशन पता किए बिना नहीं जाएगा। कुछ ही देर में जैक कोड क्रैक कर लेता है और उसे एक जगह का नाम मिलता है, सेंटर हॉफ। ड्रिया बताती है कि यह एक मशहूर महल का नाम है। लोकेशन मिलते ही दोनों खिड़की से कूद जाते हैं। जैसे ही रेड्स उस कमरे में घुसते हैं एक जोरदार धमाका होता है। दरअसल जैक ने पहले ही दरवाजे पर ग्रेनेड लगा दिया था। वापस लौटते वक्त ड्रिया अपनी टीम को वॉकी टॉकी पर बता देती है कि वे सेंटर हॉफ जा रहे हैं। इधर वल्कोव अपनी ट्रेन लेकर उस इलाके में पहुंच जाता है। वो ट्रक के टायरों के निशान का पीछा करते हुए उसी बिल्डिंग में पहुंचता है। वहां उसे वो नोटबुक मिलती है। वल्कोव मैप पर यूवी लाइट मारता है जिससे उसे सेंटर हॉफ की लोकेशन पर 2 उंगलियों के निशान दिखते हैं। उसे यकीन हो जाता है कि तिजोरी वहीं है और वो अपनी पूरी फौज के साथ वहां के लिए निकल पड़ता है। उधर जैक और ड्रिया अब तक सेंटर हॉफ पहुंच चुके हैं, लेकिन जैसे ही जैकमैन बिल्डिंग में कदम रखता है उसे सब कुछ बहुत अजीब लगता है, क्योंकि इतने विशाल महल में उसे एक भी सिक्योरिटी गार्ड नजर नहीं आ रहा था। हालांकि महल के अंदर से कुछ मशीनों के चलने की आवाजें अब भी आ रही थीं। तब जैक को समझ आता है कि ये मशीनें सोलर पैनल से चल रही हैं। दूसरी तरफ ड्रिया महल का मैप देखकर समझ जाती है कि यह मशीन एक एयर फिल्टर है और आवाज वहीं से आ रही है। उनका अंदाजा था कि इसी के नीचे वो तिजोरी मौजूद है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए पहले इस एयर फिल्टर को बंद करना होगा और उसके लिए सोलर पैनल को तबाह करना जरूरी था। प्लान के मुताबिक ड्रिया सोलर पैनल उड़ाने निकल जाती है। उधर जैक एक कमरे में पहुंचकर बहुत सारी रस्सियां ढूंढ लेता है। वो उन रस्सियों को एक लोहे के पाइप से मजबूती से बांध देता है, फिर अपने बैग को पीठ से उतारकर उससे एक जुगाड़ू सेफ्टी बेल्ट बना लेता है। ये सब करने के बाद जैक धीरे धीरे नीचे उतरने लगता है, लेकिन यह काम इतना खतरनाक था कि जरा सी चूक जैक के चिथड़े उड़ा सकती थी। तभी एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। जैक की रस्सी टूटने वाली थी। अगर कुछ ही सेकंड में वो पंखा नहीं रुका तो जैक की मौत पक्की थी। इधर ड्रिया सोलर पैनल के पास पहुंचकर रॉकेट लॉन्चर से निशाना लगाती है, लेकिन बदकिस्मती से उसका पहला शॉट मिस हो जाता है। आखिर में वो एक और शॉट लेती है जो सीधा पहाड़ से टकराता है और पूरा सोलर पैनल तबाह हो जाता है। इसकी वजह से जैक के नीचे गिरने से ठीक पहले एयर फिल्टर बंद हो जाता है और उसकी जान बच जाती है। अब जैक देखता है कि एयर फिल्टर के नीचे जो सुरंग है वो पानी से भरी हुई है, यानी आखिरी छोर तक पहुंचने के लिए उसे तैरकर जाना होगा। जैक एक गहरी सांस लेकर सुरंग के दूसरे किनारे के लिए डुबकी लगा देता है, लेकिन वहां पहुंचकर वो देखता है कि गेट ताले से लॉक है। इधर उसका दम घुटने लगा था, इसीलिए अपनी पूरी ताकत से वो गेट पर कई वार करता है और आखिरकार दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाता है। आखिरकार जैक असली वॉल्ट के अंदर पहुंच जाता है और वहां से मेन दरवाजा खोल देता है, जिससे ड्रिया भी अंदर आ जाती है। अब उनका काम मोनालिसा की पेंटिंग ढूंढना था। थोड़ी तलाश के बाद उन्हें वो पेंटिंग मिल भी जाती है, लेकिन वहां उन्हें जो सच पता चलता है उसे देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। दरअसल वो कोई असली पेंटिंग नहीं थी, बल्कि एक न्यूक्लियर बम था जिस पर मोनालिसा की तस्वीर बनी हुई थी। मतलब जिस चीज को वो एक कीमती पेंटिंग समझ रहे थे वो असल में दुनिया का सबसे विनाशकारी हथियार था। पर सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि ड्रिया को यह सच पहले से पता था। उसने जानबूझकर यह बात जैक से छिपाई थी, क्योंकि अगर वो सच बता देती तो जैक इस खतरनाक काम के लिए कभी तैयार नहीं होता। तब ड्रिया उस न्यूक्लियर बम की असली कहानी बताती है। वो कहती है कि जब अमेरिका ने जापान पर बम गिराए थे तब उनके पास एक बम बच गया था जिसे वे रूस पर गिराना चाहते थे, और यह वही बम है जो इस पूरी दुनिया में बचा हुआ आखिरी न्यूक्लियर हथियार है। यहाँ ड्रिया बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बताती है कि उनका राजा ऑगस्ट सिर्फ इस बम को सुरक्षित करना चाहता है, वो इस खतरनाक हथियार का इस्तेमाल किसी मासूम इंसान पर कभी नहीं करेगा। वो आगे कहती है कि ऑगस्ट असल में वल्कोव जैसे हिंसक लोगों से इस दुनिया को बचाना चाहता है, क्योंकि अगर ये बम वल्कोव के हाथ लग गया तो वो किसी भी शहर को पल भर में राख कर सकता है। लेकिन जैक उसकी एक बात पर भी यकीन नहीं करता। वो सीधे ड्रिया से कह देता है कि कोई भी वॉरलॉर्ड भरोसे के लायक नहीं होता और उसकी नजर में वल्कोव और ऑगस्ट में कोई फर्क नहीं है। जैक साफ कर देता है कि उसका मिशन यहीं खत्म होता है और वो इस खूनी खेल का हिस्सा अब और नहीं बनेगा। यह कहकर जैक गुस्से में वहां से निकल जाता है। इसी बीच ड्रिया की मदद के लिए उसकी टीम भी वहां पहुंच जाती है, लेकिन अब असली जंग शुरू होती है। वल्कोव की ट्रेन सेंटर हॉफ पहुंच चुकी थी। उसके हथियारबंद सैनिक ट्रेन से उतरते ही चारों तरफ अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते
देखते ड्रिया के ग्रुप के लोग गाजर मूली की तरह कटने लगते हैं। इसके बाद वोल्कोव का एक साथी गारजानिस अपनी पावरफुल मिसाइल से ड्रिया के उस ट्रक को उड़ा देता है जिससे वे न्यूक्लियर बम को सुरक्षित जगह ले जाने वाले थे। इतना ही नहीं, वोल्कोव को उस बम की चाबी भी मिल जाती है जिससे उसे एक्टिवेट किया जाना था। यानी ड्रिया का वोल्कोव को अकेले रोकने का मिशन पूरी तरह फेल हो जाता है। दूसरी तरफ जैक जब वापस जा रहा था तभी उसे गाड़ी में वो कागज की नाव दिखती है जो ड्रिया ने अपने हाथों से बनाई थी। उसे देखकर जैक के दिल में ड्रिया के लिए हमदर्दी जाग उठती है और वो तुरंत अपना फैसला बदलकर उसकी मदद के लिए वापस लौट पड़ता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि ड्रिया के साथी मारे जा चुके हैं और ड्रिया खुद बुरी तरह घायल पड़ी है। जैक उससे सब कुछ जानने के बाद फैसला करता है कि वे दोनों मिलकर किसी भी कीमत पर वोल्कोव को रोकेंगे। प्लान के मुताबिक जैक अब वोल्कोव की ट्रेन का पीछा करने लगता है। इधर कोहरे की वजह से ट्रेन धीरे चल रही थी, जिससे गुस्सा होकर वोल्कोव ट्रेन के मास्टर की खोपड़ी उड़ा देता है। मतलब आप सोचिए, इस आदमी के लिए किसी की जान लेना कितनी मामूली बात है। उधर जैक तब तक एक पुल पर पहुंच जाता है और वहां से छलांग लगाकर सीधे चलती ट्रेन पर चढ़ जाता है। इसके बाद जो शुरू होता है उसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। जैक अपने उसी खतरनाक स्टाइल में एक एक बोगी में घुसता है और सबको खत्म करना शुरू कर देता है। उसकी फाइटिंग और टेक्निक इतनी जबरदस्त थी कि कोई भी उसका फैन हो जाए। लड़ते लड़ते आखिर में उसका सामना गारजानिस से होता है। इस फाइट के दौरान जैक थोड़ा कमजोर पड़ने लगता है और तभी वहां खुद वोल्कोव आ धमकता है। जैसे ही वोल्कोव जैक को खत्म करने के लिए गोली चलाने वाला होता है, जैक दिमाग लगाता है और गारजानिस को अपनी ढाल बना लेता है। इससे वोल्कोव की गोली गारजानिस को लग जाती है और जैक खुद को बचा लेता है। इसी मौके का फायदा उठाकर जैक वोल्कोव पर झपट पड़ता है और अपनी जेब में रखे कंपास से उसके हाथ में गहरा घाव कर देता है। साथ ही जैक झपट्टा मारकर उस न्यूक्लियर बम की चाबी भी अपने कब्जे में ले लेता है। दूसरी तरफ ड्रिया तब तक उस रेलवे ब्रिज के ठीक निचले हिस्से में पहुंच चुकी थी। वो अपने बैग से विस्फोटक निकालती है और पुल के पिलर्स पर सटीकता से फिट कर देती है। उनका प्लान इस पूरे ब्रिज को उड़ाकर ट्रेन को रोकने का था। हालांकि ड्रिया जानती थी कि ऐसा करने से जैक की जान भी जा सकती है, फिर भी मिशन के लिए वो ये कड़ा फैसला लेती है। जैसे ही ट्रेन पुल पर आती है, ड्रिया बटन दबा देती है और एक जबरदस्त धमाका होता है। पूरा ब्रिज टूट जाता है और ट्रेन आंखों के सामने गहरी खाई में जा गिरती है। ये मंजर देखकर ड्रिया फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि जैक भी अब जिंदा नहीं बचा होगा। लेकिन तभी जैक उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, इतनी मेहनत से मिशन पूरा करने के बाद तुम इस तरह रोगी, ये मैंने सोचा नहीं था। ड्रिया खुशी के मारे उसे गले लगा लेती है। फाइनली मिशन खत्म होने के बाद वे इंग्लैंड लौट आते हैं, जहां जैक राजा ऑगस्ट को न्यूक्लियर बम की चाबी सौंप देता है। ऑगस्ट उसे फिर से एक नए मिशन पर भेजना चाहता है, पर जैक साफ मना कर देता है। अब वो ड्रिया के साथ अपनी सपनों की जिंदगी बिताना चाहता है। कहानी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि जैक और ड्रिया उसी नाव पर सवार होकर दुनिया की सैर कर रहे हैं और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर चुके हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसा जैक ने सपने में देखा था। और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है।